हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है क्वेश्चन, द एवरेज एक्सेलरेशन द एवरेज एक्सेलरेशन इन वन टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होता है। ठीक है, तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको देखना है तो आप एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैसा कहते हो, टोटल चेंजिंग इन वेलोसिटी। आप क्या लिखोगे, टोटल चेंजिंग इन वेलोसिटी और अपॉन कैसा, टाइम पीरियड। आपको ये मालूम है कि वेलोसिटी कहाँ से, ए ओमेगा से कैसा चेंज हो रही होती है, वापस माइनस ए ओमेगा तक होती है। वन टाइम पीरियड के अंदर पूरी चेंजिंग होती है, जितना पॉजिटिव का उतना ही हमारे पास। अगर आप देखो तो कुछ इसी तरह से वेलोसिटी का ग्राफ भी आपको देखने को मिलता है। तो एक साइनोसॉइडल का जो ग्राफ का एवरेज वैल्यू आएगी, जितनी पॉजिटिव उतनी ही कैसी जाती है हमारे पास, निगेटिव रहती है। ये कंप्लीट वैल्यू जो हमारे पास देखने को मिलेगा, ये चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी जो रहेगा टोटल, वो कितना हो जाएगा, 0/t। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो 0 मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमें बोलता है, a mass m is performing linear simple harmonic motion, then correct graph for acceleration a and corresponding linear velocity v। ठीक है, एक मास है स्मॉल m जो परफॉर्म करता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो करेक्ट ग्राफ कौन सा एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी पे रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो इस पे ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रहा है। इस पे ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन विल बी चेंज बट वेलोसिटी विल बी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। इसमें ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑलवेज भी कैसा है, चेंजिंग, बट एक्सेलरेशन ऑलवेज भी कांस्टेंट। जबकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन मेरे पास कितना, 0, बट वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर आप एक्सट्रीम पोजीशंस पे देखो तो एक्सेलरेशन आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा बट वेलोसिटी कितनी हो रही होगी, 0। तो मतलब जब एक कोई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अपने मैक्सिमम एक्सट्रीम को जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो रही होगी, 0 हो रही होगी। और जब वेलोसिटी मेरे पास कितनी हो रही होगी, 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितना हो रहा होगा, ये सॉरी, वेलोसिटी जब 0 हो रही है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर सी बी है। ये तो चलो ठीक है, ये तो हम कह दिए कि अभी ग्राफ में हमारे पास ये ग्राफ था तो ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से करेक्ट होगा। बट अगर मैं ये कहूं कि इस ऑप्शन की जगह पे मैं एक ऑप्शन कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं, ये एक्सेलरेशन है और कुछ इस तरह से लाइन जा रही होती, ठीक है, तब आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। क्योंकि आप देखो इस पे भी तो यही कह रहा हूं मैं कि अगर वेलोसिटी मेरे पास जब 0 है तब मेरे पास कैसा, वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन मेरे पास कैसा है, मैक्सिमम। और वेलोसिटी मेरे पास कैसा है, मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन 0। क्योंकि आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस में वाई के कोऑर्डिनेट ऑर्डर, वाई एक्सिस में एक्स के कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितने होते हैं मेरे पास, 0 होते। ठीक है, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि यही ग्राफ सही है। ठीक है, तो आप एक सिंपल सी भाषा में समझो कि अगर वेलोसिटी का स्क्वायर आपको देखना हो, या वेलोसिटी जब आपको देखने के लिए मिलती है तो आप ये जानते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू आप ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ कितना लिखते हो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ये चीज देखूं कि मैं वेलोसिटी का स्क्वायर देख लिया तो ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब अगर आपको मालूम है किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ वेलोसिटी, आपको मालूम है एट एनी इंस्टेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू देखने को मिलती है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स एक्सिस के लिए तो एक्स और वाई एक्सिस के लिए तो वाई। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर। ठीक, और अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये ओमेगा स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर और ये टर्म पूरा माइनस में मेरे पास जो है, ये कंप्लीटली मेरे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप देखो तो आप इसे क्या कह रहे होगे, एक्सेलरेशन ही तो कहोगे। ये अमाउंट ऑफ मेरे पास किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल। लेकिन ये थोड़ी एक्सेलरेशन के इक्वल है, नहीं, आप इसे एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं कह सकते। लेकिन आप एक सेकेंड,
इसे एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं कह सकते ना। आप पता चला गलती से भी अगर इसको एक्सेलरेशन के इक्वल कर दिए, आप इसको और इसको देख के कंफ्यूजन में आते हो। ये एक्सेलरेशन आप देखो यहाँ स्क्वायर बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन हाँ ये दो क्वांटिटी आपको ऑलवेज भी कैसी दिख रही होंगी, कांस्टेंट दिख रही होंगी। ये v स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो ये आपके पास कैसा होगा, एक कांस्टेंट को मैं c कह लूं तो ये c का स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हुआ एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसे दिखाया कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू मेरे पास mx प्लस ऑफ कितना हुआ c। तो देखो y की जगह पे आपके पास ग्राफ में कितना है v स्क्वायर, और x की जगह पे ग्राफ पे कितना है a स्क्वायर, तभी ये लीनियर ग्राफ बना है। तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट से देखो आप, तो आपके पास ये x तो है, बट ये m जो है ये कैसा है, ओमेगा स्क्वायर निगेटिव है, ये स्लोप कैसा दिखाएगा, निगेटिव, और इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और इसी बस का एक ऑप्शन होगा जिसमें स्लोप कैसा होगा हमारे पास, निगेटिव होगा। तो आई होप आपको ये अप्रोच पकड़ में आई होगी। देखो नॉर्मल कंडीशन में तो आप डायरेक्टली बता दिए जो ये चार ऑप्शंस थे, अगर मुझे क्वेश्चन में और अच्छे से फंसाना हो तो मैं ए की जगह पे ये ऑप्शन दे देता, तब तो आपके पास मजबूरी हो जाती ना कि ऑप्शन नंबर बी का और ए में से आप कैसे सेलेक्ट करोगे। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा तो आप बताना, ठीक है। चलो अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्म SHM टू पास फ्रॉम A to B वेयर इट्स वेलोसिटी सेम इज 2 सेकंड। मतलब कैसा है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम SHM कर रहा है पास फ्रॉम पॉइंट A से B तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हमारे पास, एक पॉइंट A टू B के लिए इसे जाने में यहां से यहां तक कितना लग रहा है हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2 सेकंड लग, ठीक है। after another 2 second, after another 2 second it return to B। मतलब ये क्वेश्चंस पे कह रहा है कि ये मेरे पास द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, मतलब ये मीन पोजीशन नहीं है। अगर ये मीन पोजीशन नहीं है तो पार्टिकल यहां से अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन के लिए इस साइड गया है, और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बी में जाने के बाद रिटर्न आ रहा है, तो यहां से यहां तक रिटर्न आने में टोटल कितना सेकेंड है, 2 सेकेंड। तो द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन सेकेंड पूछा है। तो सिमिलर अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि द टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टू पास फ्रॉम A to B वेयर इट्स वेलोसिटी आर सेम, अगर ये दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम है तो या तो ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पे हो, एक दूसरे के ऊपर या तो ओवरलैप कर रहे हो, और अगर ओवरलैप कर रहे होते तो क्वेश्चन में यहां से यहां तक जाने में टाइम कैसा लग रहा होता। और अगर SHM कर रहा है और ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पे मान के चलते हैं, हम ज्यूम करते हैं तो ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड में ये आ रहा है, बट क्वेश्चन में तो ये भी बोला है कि अनदर कैसा, आफ्टर अनदर 2 सेकंड इट रिटर्न टू B, मतलब A और B एक सेपरेट पॉइंट है और मेरे पास ये दोनों कैसा मीन पोजीशन के अपोजिट साइड होंगे, तब तो एक सेम डिस्टेंस पे अगर एजम्पशंस करा जाए कि इसकी डिस्टेंस x है तो इसकी भी डिस्टेंस x होगी। आपको मालूम है दो सेम डिस्टेंस पे, मतलब अगर मैं ये बात करूं कि मीन पोजीशन से दो इक्वल डिस्टेंस, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड लूं, तो दोनों पॉइंट पे वेलोसिटीज कैसी मिलेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। तो आपको मालूम है कि बी पॉइंट से रिटर्न होके आने में 2 सेकेंड और ए से बी तक जाने में 2 सेकेंड, और सिमिलर क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो अगर ए से बी से एक्सट्रीम पोजीशन में जाके रिटर्न आने की 2 सेकेंड है, तो ए से भी एक्सट्रीम पोजीशन में जाके लौट के आने की कितनी सेकेंड होगी, 2 सेकेंड। तो अगर आप लिखे 2 + 2 और +2 6 सेकेंड, तो वहीं पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि मेरे पास टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी की, मेरे पास या कोई भी पार्टिकल का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो आप अगर ये कहे कि मैं पार्टिकल लेके अपने किसी भी पार्टिकल को यहां से चला, ठीक है, और यहां से यहां लौटा, लेकिन क्या मैं अभी इस पाथ को काउंटिंग किया, ए से बी तक के लिए 2 सेकेंड लगा, लेकिन बी से ए तक भी तो 2 सेकेंड लग रहा होगा, फिर ये यहां से यहां रिटर्न करेगा, तो अब देखो 2 + 2 + 2 और +2 कितना हो गया, 8 सेकेंड। अब करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, बी। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरे पास कितना है, बी ऑप्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल
undergo SHM along parallel line with the same time period t and equal amplitude at a particular instant. One particle is at extreme position while the other is at mean position, then they move in same direction. They will cross each other after a further time. एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन में ये बोल रहा है टू पार्टिकल अंडरगो एसएचएम अलोंग कैसा है, अंडरगो एसएचएम along parallel line with the same time period, along parallel line with the same time period and equal amplitude at a particular instant. ठीक है, इक्वल एम्पलीट्यूड में और एट किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में वन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन while the other is at mean position. They move in same direction. They will cross each other after further time. तो क्वेश्चंस पे अगर मैं इस तरह से ये सब क्वेश्चंस को हम फेजर डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अगर मैं इस तरह से काउंटिंग किया और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया, एक लाइन इस तरह से, तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ किया तो ये मेरे पास कौन सा है, x इज इक्वल टू 0. और अगर मैं कहूं तो ये मेरे पास प्लस a है और एक कौन सा है, माइनस. एक पार्टिकल को मैं चुपचाप यहाँ पे मैं क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया. मेरे पास एजम्पशंस करता हूँ कि फर्स्ट पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल चुपचाप मीन पे है. अब क्वेश्चन में बोला दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी है, सेम है. मतलब दोनों इसी तरह से मूव कर रहे होंगे. मतलब ये अपने कैसा, अगर मैं इस लाइन में ड्रॉ करूं तो अगर ये इस डायरेक्शन पे जा रहा होगा तो इसको भी इसी डायरेक्शन पे जाना. अब क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, और अगर ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो अगर इस फेजर डायग्राम में इसकी पोजीशन बनाऊं तो सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन ये. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है दे मूव इन सेम डायरेक्शन, दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर फर्दर टाइम. मतलब कितने टाइम के बाद ये इसको क्रॉस करेगा. एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, मतलब टाइम पीरियड सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो कैसी होगी मेरे पास, सेम होगी. अब क्वेश्चंस के हिसाब से ये पार्टिकल सेम टाइम पे जब ये यहाँ पे पहुंचेगा सेकेंड, तब मेरे पास सेकेंड टू का सेकेंड जो अब यहाँ पहुंचेगा, ब्लैक पॉइंट से मैं दिखाता हूँ, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो फर्स्ट का डेस यहाँ पहुंच रहा होगा. ठीक, उसके बाद जैसे ही यहाँ से कितना 45 डिग्री आगे जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन से एक्सट्रीम से इसको 45 डिग्री जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ पर भी लग रहा होगा. ठीक, तो आप अगर देखो तो यहाँ से यहाँ तक जाने पे सेम टाइम लग रहा होगा. ये थीटा, अब इस टाइम पे ये इधर जा रहा होगा और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन पे जा रहा होगा. तो मतलब यहाँ से यहाँ आपको मालूम है कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में पार्टिकल को जो टाइम पीरियड लगता है वो कितना होता है, t/4. अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये 45 डिग्री एंगल चलने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो अगर कभी भी आप देखो तो मीन पोजीशन से अगर आपकी बात की जाए तो मेरे पास ये मालूम है, या फिर चलो आप देख लेते हैं कि ये कहां पर ऑफ डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो अगले स्टेप में अगर मेरे पास ये चीज देखा जाए तो आप देखो कितने टाइम पे क्रॉस करेगा. तो टाइम की वैल्यू अगर देखा जाए तो t इक्वल टू कितना होता है आपके पास, या फिर एंगुलर वेलोसिटी तो दोनों की कैसी है, सेम है. तो अगर मैं लिखा कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाई ऑफ हाफ, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू कितना लिखते हो, थीटा बाय टी. तो मुझे टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम चाहिए. और मुझे ये चीज मालूम है कि मेरे पास थीटा की वैल्यू कितना है. थीटा आप देखो, मुझे थीटा कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन 90 डिग्री प्लस 45 135 डिग्री हुआ, अपॉन कितना हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, टी. 135 को हम कितना डिग्री लिख सकते हैं, 135 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में कन्वर्ट कर लो आप. और ओमेगा को कितना लिख सकते हो, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू टी हो गया. तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो आप देखने के लिए पाओगे कि आपके पास ये कितना हो गया. अगर आप यहाँ पर से देखिए तो ये 5 से डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हैं इसको. देखिए अगर मैं इसे 5 से कैंसिल आउट किया तो कितना हुआ, 5 3 जा. ठीक है, और जैसे ही 3 जा हुआ तो ये मेरे पास 15 हो गया और 30 मतलब 36 हो गया.
और इसे किया तो 5 2 जा और 1 और कितना है 5 है, ठीक है। तो 5 कितना हो गया, अगर ये 1 है कितना हो गया 1 5, ठीक है। तो मेरे पास एक नहीं 10 हो गया ना 35, मतलब ये 27। अब देखिए इससे अगर मैं कहूँ तो ये मेरे पास कितना हो गया 9 4 जा 36 और ये कितना हो गया मेरे पास 9 3 जा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 पाई बाय 4, हालांकि ये आपको सबको पता ही है कि 3 पाई बाय 4 होता है। इज इक्वल टू कितना हो गया टी। अगर आप इसे सिंप्लीफाई किए तो आपको और दिखेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इंटू टाइम पीरियड अपॉन कितना हो गया, ये आपके पास 2 पाई हो गया। ये पाई और पाई कैसा हो गया कैंसिल, मतलब टी की जो वैल्यू होगी वो 3t बाई कितना आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलो जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल A particle performing SHM is found at its equilibrium at t is equal to 1 second, ठीक है। एक पार्टिकल है जो SHM प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कर रहा है, फाउंडेड at its equilibrium at t is equal to 1 second and it is found to have speed 0.25 मीटर पर सेकेंड at t is equal to कितना सेकेंड 2 सेकेंड। इफ द पीरियड ऑफ ओसिलेशन, मतलब मेरे पास पीरियड ऑफ ओसिलेशन गिवन है कितना है, इस 6 सेकेंड, कितना सेकेंड है 6 सेकेंड है। तो कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन। तो क्वेश्चंस एक सिंपल से फॉर्मेट में चलते हुए आपको बहुत दूर तक लेके जाने की कोशिश कर रहा है। कैलकुलेट करना है क्या आपको, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपको देखो वेलोसिटी मालूम है, अगर आप वैल्यू पुट करो तो v इज इक्वल टू आपको मालूम है a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कितना लिखोगे आप 5। ये कहां से आता है, क्योंकि आपको पोजीशन मालूम है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस कितने से 5। अब देखिए क्वेश्चंस पे आपको बोला है इफ द पीरियड ऑफ ओसिलेशन कितना है 6 सेकंड है। अगर पीरियड ऑफ ओसिलेशन 6 सेकंड है मतलब क्वेश्चन में कुछ तो मेंशन कर रहा होगा, ठीक। अब थोड़ा सोचने की कोशिश करो, अब बस मैं होल्ड करता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए बस सोचो। अगर मैं ऐसा होल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ तो मतलब आप इस वीडियो को रोक के आप कहीं देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो मतलब सॉल्व करके ट्राई करो, ठीक है। देखो मैं ट्राई करूँ अब, चलो एक ट्राई मैं भी करता हूँ, देखते हैं बनता है या नहीं बनता, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, इफ द पीरियड ऑफ ओसिलेशन इज कितना है 6 सेकंड, मतलब ये अगर ऐसा है तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितना है 2 पाई बाय कितना लिखते हो आप टी लिखते हो, टी की वैल्यू कितना है 6, ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 3 हो गया। ओमेगा की तो वैल्यू आपके क्वेश्चंस पे गिवन है, ये वैल्यू आपके पास कितनी है पाई बाय 3, ठीक है। अब देखो अब वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास कितना है 0.25 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड आपको मालूम नहीं, ओमेगा की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख दिए कि ये कितना है पाई बाय 3 कॉस। आप ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम है कि ये पाई बाय 3 और टी की वैल्यू कितना सेकेंड है आपके पास, ये 2 सेकेंड है। बस समस्या यही अटक गई कि ये पाई की वैल्यू कितनी है। अगर ये पाई की वैल्यू आप फाइंड कर लिए क्वेश्चंस पे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप सोचो ये पाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई बाई 3 आपके पास आ चुका है, आधे से अधिक आंसर आ चुका है। सिर्फ आपको ये फाइंड करना है कि ये वैल्यूएशंस होगी कितनी। अब देखो अगर आप इसको फेजर डायग्राम से देखिए तो पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज फाउंड एट इट्स इक्विलिब्रियम एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड में। कहां पे, अगर आप फेजर डायग्राम से थोड़ा बहुत देखना चाहो तो वहां से भी मैं आपको लेके चलता हूं। देखो अगर क्वेश्चंस पे इसका टाइम पीरियड कितना बोला है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 6 सेकंड बोला, मतलब पार्टिकल अगर यहां से चला तो वापस यहां पहुंचने में कितना सेकंड ले रहा होगा 6 सेकंड। मतलब आप देखो 6 सेकंड को 4 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करो तो क्वेश्चंस के हिसाब से ये बोल रहा है कि ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहां से यहां तक इसको जाने में कितना टाइम लग रहा है, टी इज इक्वल टू कितना सेकंड ले लिया 1 सेकंड लिया, ठीक है। किसी एक एंगल से, यही तो फेस कांस्टेंट है, यही फाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर मैं ये कहूं
कि मेरे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से x इज इक्वल टू कितना हो गया होगा 0 a साइन। अब ये कब के केसेस में ओमेगा की वैल्यू कितना है आपके पास पाई बाय 3 और t की वैल्यू किस सेकंड में 1 सेकंड में ये अपनी मीन पोजीशन में पहुंचा है, मतलब ये पाई हो गया। तो आपको ये देखने को मिला 0 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3 प्लस कितना हो गया पाई, जहां से आपको समझ में आया कि ये साइन की वैल्यू 0 आपको कब मिली होगी। आप सोचो कब मिली होगी ये साइन की वैल्यू 0 आपके पास यहाँ पर मिली, तो इसको साइन 0 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ये साइन पाई बाय 3 प्लस कितना हो गया ये पाई हो गया। तो पाई की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो माइनस पाई बाय 3 है। तो अब अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करो आंसर आपके पास है, तो 0.25 इज इक्वल टू ए इंटू पाई बाय 3 इंटू कितना हुआ ये कॉस 2 पाई बाय 3 और पाई की वैल्यू हो गई माइनस पाई बाय 3, मतलब ये सब्सट्रैक्ट होगा तो 0.25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास ये पाई बाय 3 डॉट ऑफ ए और कॉस की वैल्यू पाई बाय 3, मतलब कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे कितनी होती है 1/2 और 1/2 हुआ तो बस एम्पलीट्यूड आपके पास मिल गया। आप इसको जैसे ही सॉल्व कर रहे होगे तो आपके पास इसका फाइनल एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है आप देखो यहाँ पर। ये अगर अच्छे से आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट किए तो अब देखो ये आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर से ये सेकेंड साइड गया है आपके पास ये कितना हो गया 3/पाई और ये कितना हो गया इंटू 0.25 इंटू कितना हो गया 2। आप इसे कितना लिख सकते हो 3 और ये कितना हो गया 0.5 बाय पाई, मतलब आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना लिख सकते हो 0.5 को 1/2, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 3/2 पाई आया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया हमारे पास ए मैच। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट आ गया हूँ, लेकिन आप इसे ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चंस कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम छोटे से फॉर्मेट में होंगे। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। आप कई सारे क्वेश्चंस, अगर मुझे नहीं पता है क्या कि यहाँ पर फाई की वैल्यू डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर देता, ओमेगा की वैल्यू आपको ये दिखाने के लिए मैं वैल्यू तक पुट करना पड़ रहा है मुझे। ये सब चीजें 1 सेकंड के अंदर हो सकती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये क्वेश्चन अगर जेई में भी अगर आ रहा है ये, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट का क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन ये 1 मिनट फर्स्ट डे में नहीं आता कभी भी। ये 1 मिनट हमेशा तब आएगा जब आप इस चीजों को कंटिन्यूअस अपने प्रैक्टिस में रखोगे। अगर आप आज देखो अब इसको 10 महीने तक सॉल्व ही ना करो, तो ये मैं लिख के देता हूँ आपको कि चाहे जो हो जाए अगर आप इसको जेई में सॉल्व करने जाओगे तो मिनिमम ये क्वेश्चन भी आपसे 10 मिनट ले लेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन की इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करो, ये एसएचएम के चैप्टर को ही छोड़ दो आप, तो आप 10 महीने बाद आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको ये चीज तब भी यही लगेगी कि क्वेश्चन कितना हार्ड है। ये तभी आपको 1 मिनट से कम ड्यूरेशन पे होगा जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, इस क्वेश्चन की बात। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, एक पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद टाइम पीरियड कितना है t एंड एम्पलीट्यूड a। ठीक है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड a, द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेलोसिटी इन टाइम t by 4। तो मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी कितना दिखेगा हमारे पास, टाइम पीरियड किसमें, वेलोसिटी इन टाइम किसमें t by 4, कितने टाइम में t by 4। देखिए इसको देखने का दो तरीका, या तो मैं एक लॉन्ग प्रोसेस अप्लाई कर लूं, या तो फिर मैं ऐसा दिखा दूं कि मेरे पास एक इजी फॉर्मेट। पहले एक मैं लॉन्ग प्रोसेस और एक अच्छे से फॉर्मेट में दिखाना स्टार्ट। आपको एवरेज वैल्यू के लिए मालूम है कि मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो वेलोसिटी आप यही कहते हो ना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं वेलोसिटी के फॉर्मेट में क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेट किया। अगर वेलोसिटी को मैं इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया तो पोजीशन को बताएगा, और ये कितना हुआ मेरे पास dt। एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू कितना है a sin ओमेगा t है प्लस फाइव। ठीक है, एम्पलीट्यूड a
द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड, ठीक है। v की वैल्यू कितना हो जाएगा, a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा। अगर मैं इसे इंटीग्रेट किया तो मुझे ये चीज देखने को मिलेगा, ये a डॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कितना हो गया, ये पाई डॉट डी टी, और ये डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और टाइम पीरियड की वैल्यू 0 से लेके t तक, और ये गया 0 से लेके t। ए और ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा पाई, और ये ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। जब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्मेट में आप करो, लिमिट जरूर कितने से कितने तक है, 0 से लेके टी तक, और ये टाइम पीरियड कितना आ गया, टी है। अब देखो, अगर आप ये कहो कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि जब भी ऐसी केसेस में अगर आप आ रहे हो, नहीं टाइम कहाँ है, वेलोसिटी इन टाइम t/4 है ना, सॉरी t/4 है, कैसे मैं यहाँ पर, ठीक। अब अगर ये इनिशियल टाइम के मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा होगा, तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे पास फेज डिफरेंस कितना है, फेज कांस्टेंट की वैल्यू 0। लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है, a ओमेगा बाय 2, और ये टाइम पीरियड कितना t/4 तक है ना, सॉरी ये भी कितना हो जाएगा t/4, तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। अगले स्टेप में देखना देखना ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप मत करना, ठीक है। मैं तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो चलो ठीक है ना। तो देखो, ये ओमेगा और ये ओमेगा तो कैंसिल आउट, मैं डायरेक्टली ये ओमेगा को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा दे, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर से मैं वैल्यू पुट किया, ओमेगा की वैल्यू कितना होता है 2 पाई/टी, और टी की वैल्यू कितना हो जाएगा t/4, प्लस कितना हुआ 5, और माइनस साइन अगले स्टेप में कितना हो गया, ये हमारे पास देखने पे है, ये ओमेगा इंटू टी, मतलब ये कितना हो गया, ये 0 प्लस कितना हो गया 5, ठीक है। अगले स्टेप में 4a/टी, और ये टी टी से कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना हुआ 2, ये हो गया साइन पाई/2 प्लस कितना हो गया 5, माइनस ऑफ कितना हो गया, ये हमारे पास साइन, ठीक है। इस तरह से कुछ देखने को हमें ये मिला, ठीक है। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन मिला, ठीक, ये एवरेज वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये चीज मिला, तो अब यहाँ पर से आंसर हमारे पास सोचने की बात है कि एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये साइन फाई तो एक कांस्टेंट है, अब मेरे पास इसको कैसे मैं सॉल्व करूं, ये तो आधी समस्या मेरे पास क्रिएट हो चुकी है ना। हालांकि एक्चुअल में आंसर आने की कगार पे है हमारे पास, अगर आप ये बोलो कि मैक्सिमम कंडीशंस पे है, तो आप में से कई लोग आंसर दे रहे होंगे कि सर इस वैल्यू को हम कितना लिख लेते हैं। आप में से कई लोगों का सजेशन ये होगा कि सर इस वैल्यू को हम कितना लिख लेते हैं, इस वैल्यू को 1 ले लेते हैं, लेकिन नहीं, आप देखो एक साइड आपके पास 5 है, और अगर 5 है तो आप अच्छे से जानते हो कि साइन सी प्लस डी के फॉर्मेट में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप देखो तो आप ये कह सकते हो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट आपको बनेगा, ये कि नहीं बनेगा। आप सी किसको लिखते हो, ए प्लस बी, और इसको कितना लिखते हो साइन, इसको ए साइन ए प्लस बी, और ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है ना। तो अगर आप इसको देखो तो साइन सी माइनस साइन डी के हिसाब से आप इसे कितना लिख सकते हो, आप खुद बताओ ये कितना होगा। अगर माइनस कर रहे हो तो ये 2, अगले स्टेप में ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉस मेरे पास कितना पाई/2 प्लस 5, और ये मेरे पास प्लस 5, और डिनोमिनेटर में ये 2 हो गया, और इधर साइड कितना हो गया, ये साइन, और नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा पाई/2 प्लस 5 माइनस 5, और डिनोमिनेटर में 2 हुआ। तो अगले स्टेप में आप देखोगे तो ये 4a/t, और इधर आया 2, और अगर इस चीज को देखें आप तो ये कॉस हो गया, और इसे कितना लिखोगे पाई/4, ये प्लस 2 पाई होगा, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ पाई इंटू, अब आप इजिली कह सकते हो देखो ये कांस्टेंट टर्म हट चुका है, अब ये कितना हुआ, ये आपके पास साइन, अब ये पाई और पाई कैंसिल आउट हुआ, तो ये साइन पाई बाय कितना हो गया 4।
तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 4a/t और अच्छे से देखो इसे, तो आप लिखोगे, अगर ये पिक्चर में दब तो नहीं रहा है ना, आप इंटीग्रेशन जानते हो, उसके बाद कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसे देखो तो ये cos π/4 प्लस कितना हुआ 5 और sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये मेरे पास यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ तो ये √2 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसके जाओ तो मैं इसको दूसरे पेज में नहीं लेके जा रहा, मैं यहीं पर दिखाता हूँ, मुझे उतने दूर नहीं जाना, ठीक है। तो देखिए, अगर एवरेज वेलोसिटी आपको देखनी, ये अलग है ना, ये इसके बाद यहाँ पर से, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास जो दिखेगी वो 4a/t² और ये कितना हुआ cos π/4 प्लस कितना हुआ 5। ये चीज आपको देखनी है। अब अगर ये मैक्सिमम बोला है तो cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1। अगर 1 होता है तो बी एवरेज की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 4√2 इंटू ए बाय टाइम पीरियड टी। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा इसके लिए होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो मेरे पास कितना होगा, वो हमारे पास हो जाएगा किसके इक्वल, देख लो आप एक बार, बी एवरेज की वैल्यू आपके पास आ गई, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास 4√2 अपॉन कितना हो जाएगा टी के इक्वल हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एक लॉन्ग अप्रोच थी और बढ़िया अप्रोच रहती है, हालांकि आपको ये इंटीग्रेशन ही करना है, ये एकदम एक्यूरेट मेथड चलती है, इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर की तकलीफ नहीं होती, ठीक है। जिस टाइम के अंदर बोला उस टाइम के अंदर आप कैलकुलेट करके रख दो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा बोलता है देखिए, टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 8 सेकेंड, ठीक है। At t is equal to 0 is at mean position. T is equal to 0, it is at mean position. The ratio of the distance covered by the particle in first second to the second second. मतलब मेरे पास इक्वेशंस पे ऐसा टाइम पीरियड उसका गिवन है कि वो कितना है 8 सेकेंड, और अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो उसके पाई की वैल्यू, फेस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो हमें उसके डिस्प्लेसमेंट रेशियो क्या बताना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सेकेंड में बताना है। पहले सेकेंड में कितना होगा और सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी रेशियो बताना। देखो, अगर मैं फर्स्ट सेकंड के लिए लिखूं तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t से स्टार्ट करते हैं, जहां से ओमेगा इज इक्वल टू कितना हुआ 2 पाई बाय कितना हो गया ये t, ठीक है। अब ये चीज हुआ तो अगले स्टेप में देखो, ये जब फर्स्ट सेकंड के लिए देख रहा हूं तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जब देख रहा हूं, ये फर्स्ट सेकंड के लिए, या मतलब 1 सेकंड पे देख रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड नहीं लिखता हूँ इसको, 1 सेकंड लिखता हूँ। 1 सेकंड या फर्स्ट सेकंड दोनों एक ही होगा, हम सेकंड में देखेंगे सेकंड के लिए, जब 2 सेकंड के लिए देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड के लिए हमारे पास x हुआ, ये a हो गया, और साइन ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है यहाँ पर 2 पाई बाय टी, और टाइम की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं देखूं तो ये चीज मेरे पास देखने को मिली कि 2 पाई बाय टी की वैल्यू कितना है 8 सेकेंड है ना। तो देखो x इज इक्वल टू ए साइन, नेक्स्ट स्टेप में कितना हो गया 2 पाई बाय 8, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया तो ये 4। तो x की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो a बाय रूट 2, ये फर्स्ट सेकेंड के लिए है। लेकिन जब यही चीज मैं सेकेंड के लिए देखूं, 2 सेकेंड के लिए, मैं 2 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, सेकेंड सेकेंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो सेकेंड सेकेंड के लिए जब मैं निकाल रहा हूँ तो देखो मैं पहले इस पोजीशन से फर्स्ट सेकंड के लिए ये पोजीशन निकाला, ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड है। फिर मैं इसी पोजीशन से किसके लिए निकाल रहा हूँ, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के लिए निकाल रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू देखने को मिल रही है वो x1 है, और जब 2 सेकंड के लिए मैं देखूं तब मुझे x2 जो देखने को मिलेगा वो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो x2 होगी। तो x2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, टी की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 8 इंटू अब कितना हो गया 2, ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 4 और ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 2। तो x2 इज इक्वल टू a साइन
y बाई कितना हो गया 2 हो गया, मतलब x2 की जो वैल्यू हो रही होगी वो कितना सेकंड हो रही होगी, a के इक्वल होगा, x2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। या तो ये मैं कैलकुलेट ही नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम पीरियड का 1/4 पोर्शन लगेगा। तो ये मेरे पास अगर एक्सट्रीम पोजीशन तो 8 का 1/4 पोर्शन 2 सेकंड हुआ, 2 सेकंड में एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच गया होगा। तो मुझे सेकंड सेकंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो x सेकंड के लिए अगर बात की जाए तो x2 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, इस पूरी डिस्टेंस में से मैं x1 को क्या कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट। तो अब मुझे रेशियो पूछा है, कैसा, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड के लिए पूछा है, मतलब मुझे कितना करना पड़ेगा, x फर्स्ट के लिए वैल्यू है a बाई रूट टू और x सेकंड सेकंड के लिए कितना है मेरे पास a माइनस ओ a बाय रूट टू। अब इसे मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया मेरे पास 1 बाई स्क्वायर रूट टू, ऐसा इधर से a, और इसको जब सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट टू a माइनस ऑफ a, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट टू, ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट टू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा और a भी कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 बाई स्क्वायर रूट टू माइनस 1, कोई ऑप्शन नहीं मैच, कोई भी ऑप्शन नहीं मैच। लेकिन अभी हमारा सॉल्यूशन थोड़ी खत्म हो, हम इसे रेशनलाइज कर दें, माइनस स्क्वायर रूट टू, सॉरी स्क्वायर रूट टू प्लस 1 और स्क्वायर रूट टू प्लस 1 से मैं मल्टीप्लाई किया तो इसका जो सॉल्यूशन मुझे देखने को मिलेगा, अब आप देखो कितना होगा। देखो अगले स्टेप में मेरे पास x1 बाई ऑफ x सेकंड सेकंड के लिए देखो कि मेरे पास कितना हुआ, स्क्वायर रूट टू प्लस 1, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट टू माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट टू प्लस ऑफ 1। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये स्क्वायर रूट टू प्लस 1, ये मेरे पास 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो x1 बाई x सेकंड सेकंड के लिए जो देखने को मिलेगा वो स्क्वायर रूट टू प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब ऑप्शन अब मैच कर रहा है आपको। तो अब जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन व्हिच इक्वेशन ये 4d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 9y इज इक्वल टू 0 इज y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड t इज इक्वल टू टाइम। अगर मैं इसके सॉल्यूशन को देखना स्टार्ट करूं तो ये कितना है, 4d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे दूसरे साइड लेके गया तो ये मेरे पास कितना हो गया, माइनस 9y बाय कितना हो गया 4। अब देखिए चेंजिंग ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और फिर उसके बाद वो भी कैसा चेंजिंग ऑफ पोजीशन है और उसका डबल डिफरेंशिएशन मतलब ये एक्सेलरेशन है। और ये कितना हुआ, माइनस 9/4 इंटू वाई। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसे मस्ट भी जस्टिफाई करना पड़ेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब अगर आप इसको कंपेयर करो तो ओमेगा की जो वैल्यू वो स्क्वायर रूट 9/4 के इक्वल है, जहां से ओमेगा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि ये 3/2 है, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मेंशन कर रहा है, टू पार्टिकल आर इन एसएचएम इन स्ट्रेट लाइन अबाउट सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन। दो पार्टिकल आर इन एसएचएम इन स्ट्रेट लाइन about same equilibrium position, amplitude a and the time period t of both the particle are equal, ठीक है। at the time t is equal to 0 one particle is displacement y1 is equal to plus a and other y2 is equal to minus a by 2 and they are approaching toward each other after what time they cross each other, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे कुछ इस तरह से बोल रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल कहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करूं तो एक पार्टिकल जो है, अगर मैं इसे मीन पोजीशन ले लेता हूँ, ये x इज इक्वल टू कौन सा है, 0 है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि t इज इक्वल टू 0 में एक पार्टिकल जो y1 है वो प्लस एक्सट्रीम पे है, मतलब ये मेरे पास y1 है, तो ये मेरे पास
प्लस एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जो दूसरा पार्टिकल है वो यहां से किसी डिस्टेंस पे है, ये मेरे पास कौन सा है, y2 है, जिसकी वैल्यू -a/2 है। इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ठीक। अगर इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन है कि ये मेरे पास कौन सा वो माइनस है और यही मेरे पास प्लस, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, मतलब ये पार्टिकल अब इस साइड जा रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसका रोटेशन कुछ इस तरह से चल रहा हो, जबकि ये अभी अपने मीन पोजीशन को गेन करेगा और ये भी अपने मीन पोजीशन को गेन करेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे सिंपल सी बात ये बोल रहा है, एंड दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर आफ्टर व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कितने टाइम के बाद क्रॉस करें, ठीक है। चलो, अब अगर ये चीज है तो पहले तो मैं ये फाइंड करूं कि ये एंगल हमारे पास होगा। आप ये चीज जानते हो कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस कितना लिखोगे आप, तो अगर मेरे पास x की वैल्यू -a/2 है तो ये a हो गया, ये साइन हो गया, और ये ओमेगा t की वैल्यू 0 है तो ये 0 प्लस ऑफ कितना हो गया, पाई हो गया, ठीक। और a कैंसिल आउट हो गया तो -1/2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन। मेरे पास साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब ये किसके इक्वल होता है, मेरे पास π/6 के इक्वल होता है, ठीक है। ये π/6 इज इक्वल टू साइन 5, और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए अगर मैं अंदर भी लेके जाऊं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -π/6 इज इक्वल टू साइन 5। तो मतलब ये एंगल जो देखने को मिलेगा ये कितना मिलेगा, π/6, और ये एंगल जो देखने को मिलेगा ये π/2 मिलेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास एक्चुअल में है कितना, जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पर देखा जाए तो ये 90 प्लस ऑफ कितना है, 30, मतलब 120 डिग्री के आसपास। तो ये 120 डिग्री ऑलवेज भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे जो भी हो जाए इनको 120 डिग्री हमेशा कैसा मेंटेन करना, ठीक है। अब देखो, अगर ये 120 डिग्री इनका फेज डिफरेंस हमेशा सेम है, तो अब बात ये आती है कि कितने टाइम बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, बस हमें ये चीज देखना है कि बस कितने टाइम के बाद ये क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज कहा कि मेरे पास ये जब क्रॉस कर रहे होंगे तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, अभी भी 160 डिग्री, मतलब कितना, 120 डिग्री होना चाहिए। मतलब जितना ये चले उतना ही पोर्शन ये चलना चाहिए, मतलब 120 का हाफ पोर्शन इसको चलना है, हाफ पोर्शन इसको चलना है। तो 120 का हाफ पोर्शन कितना हो गया, 60 डिग्री अपने मेन पोजीशन से ये चल जाएगा और 60 डिग्री इसको चलना पड़ेगा, तो ये तो इधर ऑलरेडी 30 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, मतलब इस पार्टिकल को दोनों को मिला के चलना कितना डिग्री है, 60 डिग्री, कितना डिग्री चलना है, 60 डिग्री। या फिर आप एक चीज देख लो, आपको इतने सारे झंझट ही नहीं लेने, ठीक है। आप देखो टाइम कितना लगेगा, मुझे डायरेक्टली ये देखना है, तो टाइम इज इक्वल टू, आप अगर देखना चाहो तो आपको एंगल मिल गया कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना कवर होना है, 120 डिग्री हमेशा रहना है, ठीक है। चलो, तो आप लिखना स्टार्ट करो, तो एंगल मेरे पास कितना हुआ, आप ये कहोगे कि थीटा बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा होता है, जहां से थीटा बाई ओमेगा इज इक्वल टू टाइम के इक्वल हो गया। तो फेस कितना रोटेट्स करना है इनको, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को अगर आप जानते हो तो ये 2 पाई बाई कितना होता है, 3 होता है। अगर नहीं मालूम तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये 0 0 कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा, ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा, और ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा। तो आप देखो तो 2 पाई बाई 3 और ओमेगा की वैल्यू को आप कितना लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू टी हो गया, ये 2 पाई बाई 3 इंटू टी बाई 2 पाई हो गया इज इक्वल टू टी हो गया। मतलब ये 2 पाई कैंसिल, तो टी की जो वैल्यू है वो कैपिटल टी बाई कितना हो गया, 3 हो गया। तो जो टाइम लग रहा होगा उसे क्रॉस करने में, ये दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस कर रहे होंगे तो वो टाइम कितना होगा, टी बाई 3 हो, कितना हो जाएगा हमारे पास, टी बाई 3, क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस 120 डिग्री है। दोनों में से एक को किसी को आप रेस्ट एज्यूम करो और दूसरे को चलो, आप याद करो रिलेटिव वेलोसिटी देखते थे, एक को रेस्ट करके दूसरे को चलते थे, बस उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है। तो वो टाइम कितना हो गया, टी बाई 3 हो गया, ठीक है।
19 है ना, t/3 हो गई, t/6 हो गई। अच्छे से देखो आप, कुछ गड़बड़ होगा, देखो आप कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन पे, आप इतनी हड़बड़ी नहीं मचाओ, आप देखो अच्छे से, आप देखो कुछ गड़बड़ है इसमें, मिला आपको? आई आप इसको रिलेटिव डिस्टेंस जैसा आप कंसीडर कर लीजिए। आप एक चीज देखो कि आपको एक्चुअल में दोनों को मिला के 120 डिग्री का डिफरेंस हमेशा मेंटेन रखना है। तो मेरे पास एक्चुअल में इसको कितना चलना पड़ा, 60 डिग्री, तो ये भी कितना डिफरेंस चला, 60 डिग्री। तो जो ट्रेवलिंग ऑफ एंगल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, मतलब कितना है, पाई/3, और ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई/t इज इक्वल टू टी। तो अगर आप यहाँ से देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा कितना, पाई/3 इंटू t/, कितना हो गया, 2 पाई इज इक्वल टू टी। तो पाई पाई कैंसिल, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, t/6, कैपिटल t/6। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ना कि कौन सा करेक्ट है, 3 है। आप इसको रिलेटिव डिस्टेंस जैसा ले लेते हो क्या, कि एक बॉडी है अगर मोशन पे तो आप दूसरे को रेस्ट पे कंसीडर कर लेते हो। देखिए यहाँ पे हमेशा उनके बीच का फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये वैल्यू वेरिंग नहीं करनी चाहिए। बस इतना सा क्वेश्चन है। अगर ये वैल्यू वेरी नहीं करनी चाहिए तब तो मैं कॉन्फिडेंसली ये लिखा हूं कि मेरे पास एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि ये एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। तो मैं 60 का हाफ पोर्शन इसको ट्रेवल कराया हूं, हाफ पोर्शन इसको, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। या तो आप ऐसे देखो सिंपल, कि 360 डिग्री ट्रेवल करने के लिए अगर ये चीज आपको निकालना है तो एक और अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं, कि 360 डिग्री ट्रेवल करने के लिए आपको टाइम पीरियड टी की जरूरत होती है, ठीक है, एक सिंपल सी बात है, ठीक। अब क्वेश्चंस पे ये है कि उसी में से 60 डिग्री ट्रेवल करने के लिए कितने टाइम की जरूरत होगी, इसे आप कैंसिल आउट करें, ये आपके पास 6 मिल गया, तो टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कैपिटल टी बाई कितना हो जाएगा, 6, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया, ठीक। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, सेम एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर with same period along the same line about the same equilibrium position, the maximum distance between the two is 20 centimeter, their phase difference in radian। तो हमें उसके बीच का फेज डिफरेंस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, टू पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, सेम एम्पलीट्यूड है दोनों के, ठीक है, एंड सेम टाइम पीरियड है, अलोंग द सेम लाइन है, अबाउट द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 20 सेंटीमीटर, देयर फेज डिफरेंस इन रेडियन, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, ये सिंपल सी क्वेश्चंस पे हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस पे ऐसा बोला, टू पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, 20 सेंटीमीटर है, कैसा एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर, सेम पीरियड है, अलोंग द सेम लाइन पे है दोनों, ठीक है। लाइन दोनों की कैसी हमारे पास सेम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन एट दिस अबाउट द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 20, और दोनों के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ऑलवेज भी कैसा रहेगा, 20 डिग्री। अब सेम लाइन पे मोशन कर रहे हैं, तो अगर आप ये काउंटिंग किए कि एक पार्टिकल, अब दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो कई लोगों को ये लग रहा होगा कि एक पोजीशन यहाँ ले लेते हैं, एक पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे ले लेते हैं, तो जैसे ही एक मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो डिस्टेंस होती है ये पाई/2 होती है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर दोगे बाय, ये कितना पाई/2, और वहीं पर आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे आप देखो, two particle execute same SHM of same amplitude 20 centimeter with same period along the same line about the same equilibrium position, मतलब सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन के सेम लाइन की डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब मेरे पास इनकी डायरेक्शन भी कैसी लेनी पड़ेगी, सेम लेनी पड़ेगी। अगर दोनों की डायरेक्शन आप सेम ले रहे होगे
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक पार्टिकल इधर है तो दूसरा पार्टिकल इधर होना चाहिए, तब तो हम दोनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितना लेंगे, 20 सेंटीमीटर। तो आप देखो क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, अब ये नहीं है, अब देखो अगर हो सकता है ये a/2 ट्रेवल हो जाए और ये भी कितना हो जाए, a/2 हो जाए, तो उनके बीच का मेरे पास कैसा है, फेज डिफरेंस चाहिए। देयर फेज डिफरेंस कौन सा, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 20 सेंटीमीटर, देयर फेज डिफरेंस इन रेडियन। तो हमारे पास जो उसका फेज डिफरेंस होगा, तो अब देखो आपके पास ये कितना होगा, आपके पास a/2 लिख लो, और ये कितना एम्पलीट्यूड का हाफ पोर्शन लिखो, दोनों की डायरेक्शंस भी कैसी है, सेम है। तब आप ये कह सकते हो कि मेरे पास अगर पोजीशन से, तो आपको मालूम है कि ये फाई की वैल्यू जब a/2 है तो ये फाई की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 30 डिग्री या 60 डिग्री, 30 डिग्री, और ये भी कितनी होगी, 30 डिग्री, कितनी होगी, 30 डिग्री। तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पाई/3, 30 मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। फेज डिफरेंस निकालना है मतलब कितना हो गया, पाई/3। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये कैसे होगा, तो आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, मीन पोजीशन से स्टार्ट करना है, या प्लस ऑफ पाई लिख लो आप डायरेक्टली, t इज इक्वल टू 0 पे। अब मेरे पास x की वैल्यू कितना है, a/2 इज इक्वल टू a sin, t की वैल्यू 0 मतलब ये पाई, ये कैंसिल आउट हुआ तो 1/2 इज इक्वल टू sin फाई, साइन की वैल्यू, फाई की वैल्यू 1/2 कब मिलती है, जब फाई की वैल्यू कितना डिग्री हो, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। डायरेक्टली ऑप्शन में हो गया 30 + 30, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 60 डिग्री। एक ऑप्शन, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है, सभी चीज सेम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखो आप क्वेश्चंस की गलत करने की प्रोबेबिलिटी को हल्का हल्का कम करो, धीरे धीरे आपसे ये चैप्टर इजीली बने, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।